दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला रहा था या किसी कारणवश अन्य कामों में भी बिजी था। लेकिन अब मैं फ्री हूँ। अब मैं रेगुलर एक एक वीडियो डाला करूँगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग इन वीडियो को देखा कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आदिकाल। आदिकाल को नामाकरण को लेकर के आप देखे होंगे अक्सर हर तौर पे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आदिकाल के नाम को लेकर के प्रश्न बनता है कि आदिकाल को किस विद्वान ने क्या कहा। तो मैं आदिकाल को किन विद्वानों ने क्या नाम दिया, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाएगा, उन चीज़ों पर अब आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अब अगला है कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल, ये दो को नाम दिया, एक संधि काल और एक चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। संधि काल क्यों? क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी दोनों भाषाओं का संधि के आधार पे, तो आदिकाल का संधि काल और चारण काल नाम देने वाला डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। देखिए, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन दोनों ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे। ध्यान देना मेरी बात को, हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा। आदिकाल को अंधकाल या बाल्य अवस्था काल किसने कहा? तो आदिकाल को अंधकाल या बाल्य अवस्था काल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अब देखिए, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। आदिकाल को चारण काल, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को आदिकाल किस विद्वान ने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, जो सर्वमान्य है मत इनका। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा। अब देखिए, आगे है कि अंधकार काल, ये किसने कहा आदिकाल को अंधकार काल? तो अंधकार काल कहा था पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल, यानी कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। आपको पता है कि पुरानी हिंदी नामाकरण देने वाला विद्वान कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इन्होंने मतलब पुरानी हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उद्भव काल कहा वासुदेव सिंह ने। आदिकाल को उद्भव काल किस विद्वान ने कहा? तो वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा। देखिए, आगे है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधी एवं व्यवघातों का युग है। ये किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जब आप पढ़िएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग है। आदिकाल अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब आगे है कि आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। तो आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को संक्रमण काल, तो मैंने शायद डबल ही हो गया, हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? तो राम प्रसाद मिश्र ने। ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को संक्रांति काल
कहा। आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। ध्यान देना मेरी बात को, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल को, मतलब ये क्या बोला, प्राचीन काल बोला, तो आदिकाल को प्राचीन काल कहने वाले विद्वान हैं शंभुनाथ सिंह। अब आगे है कि आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग किसने कहा? तो विजेंद्र स्नातक ने। यानी कि आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग नाम किसने दिया? तो आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग नाम दिया डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग नाम दिया। तो ये तो हो गया आदिकाल का नामकरण, जो अलग अलग विद्वानों के अनुसार मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों ने क्या माना है, या इसके प्रथम कवि क्या माने हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी अर्थात 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राहुल सांकृत्यायन 769 ईस्वी में 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल, जिसका समय 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक रखा है। आदिकाल को 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक आदिकाल का समय मिस्र बंधु मानते हैं, है ना। 993 ईस्वी से यानी कि संवत 1050 ईस्वी से आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया वीरगाथा काल, और शुक्ल जी ने आदिकाल का जो समय माना 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। तो रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय 993 ईस्वी यानी कि 1050 विक्रम संवत से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 7वीं सदी के मध्य से यानी कि 769 से लेकर 1418 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल का समय मानते हैं। 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का समय माना है। और 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्धों के साहित्य से डॉक्टर नागेंद्र 7वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं। अब देखिए, आदिकाल के जो प्रथम कवि है, तो आदिकाल के प्रथम कवि को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, मैं उन पे भी चर्चा करूंगा। तो देखिए, आदिकाल के प्रथम कवि को लेकर के क्या है, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू के हिंदी का प्रथम कवि माना है 8वीं शताब्दी। स्वयंभू का किताब आप लोग पढ़े होंगे, पहुम चरियू, रिठ नेमी चरियू, स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू को 8वीं शताब्दी के जो कवि थे स्वयंभू, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला कवि आ जाइए सरहप्पा, जिसको सरहपाद बोलते हैं, ये प्रथम सिद्ध कवि थे सरहप्पा, जिनका समय 769 ईस्वी यानी कि 8वीं शताब्दी है। इसको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा को। अगला है पुष्य या पुण्य। तो देखिए, पुष्य या पुण्य कवि को 7वीं शताब्दी के थे डॉक्टर शिवसी सेंगर, इसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राजा मुंज है, राजा मुंज को 993 या 1050 से चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कवि, प्रथम कवि। और अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी के थे, जिन्होंने संदेश रासक किताब लिखा था। तो अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी, ये भी 12वीं शताब्दी का था, और इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गोरखनाथ को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। विद्यापति 14वीं शताब्दी, आपको पता है विद्यापति संधि काल के कवि है, यानी कि आदिकाल के अंतिम दौर में और भक्ति काल के प्रारंभिक दौर में। तो विद्यापति 14वीं शताब्दी, इसको मतलब हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और जोइंदू 8वीं सदी के थे, वासुदेव सिंह इसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो अगर सभी दृष्टियों से हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को ही माना जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि सरहप्पा की भाषा में हिंदी के प्रारंभिक रूप मिलता है, यानी कि हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है वो आपको सरहप्पा के भाषा में मिलने लगता है। जैसे तत्सम शब्द सरहप्पा के भाषा में मिलेगा। जैसे सरहप्पा की आप एक पंक्ति पढ़े होंगे, जहिमन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यानी कि पवन, रवि, शशि ये सब हिंदी का शब्द है। ये किसके दोहा में मिलता है? सबसे पहले सरहप्पा के दोहा में हिंदी के आरंभिक शब्द मिलते हैं। तो यानी कि सरहप्पा की भाषा में हिंदी के प्रारंभिक रूप मिलता है। चेतना और वर्ण विषय की दृष्टि से भी हिंदी के प्रथम कवि है। इनके काव्य में भक्ति काल का बीज अंकुरित होता है। किनके काव्य में? सरहप्पा के काव्य में। और सरहप्पा ने अपने काव्य में दोहा और पदों की शैली का प्रयोग किया है। सरहप्पा ने ही इन दोहा और पदों की शैली का प्रयोग किया। इसीलिए अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम कवि सर्वमान्य है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है।
तो देखिए, मैंने आज जो आपको बताया उन चीज़ों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर ये मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को कम से कम बताइए, ताकि उनको लाभ हो, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, है ना। आप लोगों का काम है कि पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, तो जो बड़ा बड़ा मोटी मोटी रकम दे करके जो आप पढ़ते हैं, जैसे मतलब बहुत मोटी मोटी रकम दे करके जो आप अन्य अदर क्लासेज करते हैं, जहाँ टीचर आपसे बहुत पैसा लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोई क्लास करना ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा बहुत वीडियो देख करके, थोड़ा बहुत हिंट पा करके, सेल्फ स्टडी करके भी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसी बेस पे बोल रहा हूँ कि मैंने दो दो बार नेट निकाला, एक बार जीआरएफ निकाला, अपने कॉलेज का एमए में टॉपर रहा हूँ। तो यानी कि इस मतलब आधार पे मैं आपको बोलता हूँ। मैं मतलब बहुत पिछड़ा गांव, बहुत पिछड़ा इलाका से बिलोंग करता हूँ। मैंने कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किया, बिहार के वही मिथिला यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रह चुका हूँ। तो यही बात है, परिवेश या मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितने मेहनती हैं और मेहनत करने के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक हैं। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ना आपका काम है। जी, थैंक यू।